गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील तंवर। अपन फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने आवेशों के गुण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहला गुण अपन ने पढ़ लिया था आवेशों की योज्यता। आज अपन आवेशों का दूसरा गुण पढ़ते हैं। देखो, आवेशों का जो दूसरा गुण है वो है आवेशों की निश्चलता। आवेशों की निश्चलता। अब देखो, आवेशों की निश्चलता क्या चीज होती है। इससे पहले अपन ने आवेशों का पहला गुण पढ़ा था आवेशों की योज्यता। आज अपन पढ़ रहे हैं आवेशों की निश्चलता। देखो, किसी वस्तु पर जो आवेश है, आवेश का जो मान है, आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। कि आवेश का जो मान है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसी को अपन बोलते हैं आवेशों की निश्चलता। वेग पर निर्भर नहीं करता, इसी का ध्यान रखना कि आवेश का जो मान है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इस गुण को ही आवेशों की निश्चलता कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वस्तु जैसे विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में जो उसका वेग होता है, विराम अवस्था में जो आवेश होता है, विराम अवस्था में जो उसका आवेश होता है उतना ही मान गतिशील अवस्था में होता है। जितना विराम अवस्था में उस आवेश का मान होता है उतना ही आवेश गतिशील अवस्था में होता है। यानी कि वस्तु की गति करने से, वस्तु की गति करने से उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस गुण को आवेशों की निश्चलता बोलते हैं। समझ रहे हो मेरे ख्याल का मतलब? तो आवेश चाहे विराम अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में, दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो, अपन इसको और थोड़ा सा समझते हैं। m बराबर m0 √1 - v² अपॉन c²। ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मान जो है, द्रव्यमान का जो मान है वो वेग पर निर्भर करता है। वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। द्रव्यमान का जो मान है वो वेग पर निर्भर करता है। इसको अपन समझेंगे। जबकि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। अब वो वेग पर इस प्रकार निर्भर करता है। द्रव्यमान है, ये गतिशील अवस्था में वस्तु का वेग है, ये m0 विराम अवस्था में वस्तु का वेग है, v द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है और c प्रकाश की चाल। प्रकाश का मान होता है 3 × 10⁸ ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। और ये जो v है वो उस वस्तु का वेग है जो गतिशील है। m0 वस्तु का विराम अवस्था में द्रव्यमान है और m वस्तु का गतिशील अवस्था में द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान है वो तो वेग पर डिपेंड करता है। जो द्रव्यमान है वो इस सूत्र के द्वारा वेग पर डिपेंड करता है। आप इस तरह सिद्धांत के द्वारा इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो, अगर v का मान लगभग c के बराबर हो जाए, जो वस्तु का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में m है वो बहुत ज्यादा होगा, m का मान बढ़ेगा। क्योंकि v और c का मान अगर लगभग बराबर है तो m का मान बहुत ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि वस्तु का वेग जो बढ़ता जाता है उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है, जबकि आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा देखो, एक होता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश जो है वो होता है Q अपॉन m। Q अपॉन m विशिष्ट आवेश होता है। आवेश Q है और विशिष्ट आवेश होता है Q अपॉन m। यानी कि वस्तु का आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात है। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उसका हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। अब द्रव्यमान जो है वो वेग पर डिपेंड करता है। वेग बढ़ेगा
बढ़ेगा तो द्रव्यमान का मान बढ़ेगा। तो वेग बढ़ेगा तो द्रव्यमान का मान बढ़ेगा, क्योंकि वेग अगर v का मान प्रकाश के वेग के बराबर है तो द्रव्यमान का मान बढ़ेगा। द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो विशिष्ट जो आवेश है वो क्या होगा, घटेगा। यानी कि विशिष्ट आवेश है वो वस्तु के वेग पर डिपेंड करता है, जबकि आवेश वेग पर डिपेंड नहीं करता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान है वो वेग पर डिपेंड करता है, जो वेग बढ़ता है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता जाता है, और वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वेग के बढ़ने से, तो उसका विशिष्ट आवेश है वो घटता है। लेकिन आवेश जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। इस गुण को ही अपन आवेशों की निश्चलता कहते हैं। ये आवेशों की निश्चलता का गुण है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो अगला गुण पढ़ते हैं। तीसरा गुण आवेशों के तीसरा गुण है कि आवेश है वो संरक्षित होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम देखते हैं। आवेश संरक्षण का नियम यानी कि आवेश जो है वो संरक्षित होता है। यह तीसरा गुण है आवेशों का। पहला अपन पढ़ा आवेशों की वजहता, दूसरा पढ़ा आवेशों की निश्चलता, तीसरा है आवेश संरक्षण नियम। तो देखो आवेश है वो संरक्षित होता है, इसको अपन क्या समझ सकते हैं। देखो आवेश जो है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश है उसको ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इस को ही अपन क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। या ऐसे कहो कि किसी भी निकाय का जो आवेश है, किसी भी निकाय का जो आवेश है उसका मान सदैव नियत रहता है। किसी भी निकाय का जो आवेश है वो नियत रहता है या संरक्षित रहता है। कोई भी प्रक्रिया हो, किसी प्रक्रिया के उत्पन्न किसको कोई भी संपन्न होने के बाद में आवेश का मान नियत रहता है। या से हम क्या आवेश को न नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ये आवेश संरक्षण का तीसरा गुण है। दोबारा कहते हैं कि आवेश को न नष्ट उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। या इसको अपन से कहें किसी भी निकाय का जो आवेश है वो सदैव सदैव नियत रहता है। कोई प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद में आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस गुण को ही अपन आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं कि आवेश संरक्षित रहता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दो चार। देखो आवेश संरक्षण के कुछ उदाहरण अपन डिस्कस करते हैं। आवेश संरक्षण के एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। आवेश संरक्षण का पहला एग्जाम्पल अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। एक आपके पास कांच की छड़ है, इसको अपन ने रेशम के कपड़े से रगड़ा, क्या हमने जैसा का टॉपिक में बताया था कि कांच के छड़ को जब रेशम कपड़े से रगड़ते हैं, इन दोनों का आपस में अपन ने रगड़ा और रगड़ने के बाद इन दोनों को अलग कर दिया। तो अपन देखते हैं कि कांच की छड़ है
कांच की छड़ वो तो क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। और रेशम का कपड़ा जो है, रेशम का जो कपड़ा है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। दोनों को रगड़ा, रगड़ने से पहले इस पर 0 आवेश था, इस पर 0 आवेश था, रगड़ने के बाद इस पर धनावेश आ गया, इस पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। लेकिन जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश आया। तो रगड़ने के बाद कुल आवेश क्या है, शून्य है। यानी रगड़ने से पहले कुल आवेश शून्य, रगड़ने के बाद कुल आवेश शून्य, यानी कि आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। पहले जितना था उतना ही बाद में। तो पहला एग्जांपल, जब कांच से रेशम कपड़ा रगड़ते हैं तो कांच से धनावेशित और रेशम कपड़ा उतना ही ऋणावेशित हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है नंबर 2 एग्जांपल, युग्म विलोपन। युग्म विलोपन में जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है, जिसको एक प्लस लिखते हैं, ये पॉजिट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन दोनों जब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तब दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और गामा के रूप में ऊर्जा निकलती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गामा पार्टिकल बाहर निकलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, एंटी पार्टिकल होता है, दोनों आपस में जोड़ते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और गामा के रूप में विद्युत विकिरण निकलती है और उसकी ऊर्जा होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ पर इस पर आवेश नेगेटिव, इस पर आवेश पॉजिटिव, कुल आवेश शून्य और गामा पर कुल आवेश क्या है, शून्य। अभिक्रिया से पहले भी कुल आवेश शून्य, अभिक्रिया के बाद कुल आवेश शून्य है। इसका मतलब यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। तीसरा एग्जांपल जो है वो इसका उल्टा है, ये युग्म विलोपन है। तीसरा इसका उल्टा युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन में गामा जो विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको अपन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बदल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये जस्ट दूसरे वाले एग्जाम्पल उल्टा हो गया। यहाँ अभिक्रिया से पहले कुल आवेश शून्य और अभिक्रिया के बाद में दोनों का कुल आवेश शून्य। अभिक्रिया से पहले शून्य, बाद में भी शून्य, यानी यहाँ पर भी आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। चौथा एग्जाम्पल आवेश संरक्षण का वो है रेडियोएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिव जो डिक्की है, रेडियो एक्टिव जो है उसमें भी आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। जैसे अपन एग्जांपल है यूरेनियम 238 जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है। यूरेनियम 238 है वो विघटित होकर थोरियम 234 और एक अल्फा कण बाहर निकलता है, हीलियम नाभिक, ये अल्फा कण बाहर निकल गया, इसे परिवर्तित हो जाता है। यूरेनियम जो 238 है वो विघटित होकर थोरियम 234 और अल्फा कण बाहर निकालने से विघटित हो जाता है। तो यहाँ देखो अभिक्रिया से पहले इस नाभिक पर, यूरेनियम का नाभिक है, अभिक्रिया से पहले क्रिया से पूर्व आवेश जो है वो देखो, इस यूरेनियम के नाभिक पर प्रोटॉन कितने 92 और नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है, इसमें चार्ज होता है। तो इस पर
अब क्रिया से पूरे से 92 प्रोटॉन हो गया और एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो ई होता है, तो 92 ई इस पर आवेश हो गया क्रिया से पूर्व। क्रिया के पश्चात जो आवेश है, क्रिया के पश्चात जो आवेश है 90, तो ये होगी थोरियम के नाभिक में 90 प्रोटॉन होते हैं, तो 90 ई तो आवेश ये हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन पर आवेश होता है वो ई के बराबर होता है, तो 90 पर 90 ई हो गया। ये हीलियम नाभिक है यानी कि अल्फा कण है, इस पर दो हीलियम नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं और एक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है ई के बराबर होता है, तो दोनों कितने हो जाएगा 2e 90 और 2 कितने हो गए 92। तो देखो क्रिया से पहले भी कितना था 92e आवेश था, क्रिया के बाद कितना है 92e आवेश है, यानी इस प्रक्रिया में भी आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। अगला एग्जांपल पांचवा लास्ट जो उसका एग्जांपल है आवेश संरक्षण का, वो देखो नाभिक के जो अभिक्रिया हैं, पांचवा जो उदाहरण है इसका, नाभिक के जो अभिक्रिया हैं, नाभिक की जो अभिक्रिया हैं उन अभिक्रिया में भी आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। इसको देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन 14 पर जब अपन अल्फा कण की बौछार कराते हैं, ये नाइट्रोजन 14 का नाभिक इस अल्फा कण की बौछार कराई, तो 14 और 4 ये हो गए 18 और नीचे 7 और 2 ये हो गए 9 और 9 वाला होता है फ्लोरीन। ये तो एक अस्थायी नाभिक बनता है, पहले ये अस्थायी होता है और तुरंत टूट जाएगा ऑक्सीजन 17 और एक प्रोटॉन, 18 है 17 और 18 नीचे 8 और 9 प्रोटॉन में टूट जाएगा। थोड़ा सा ये अस्थायी बनता है लेकिन टूट के ऑक्सीजन 17 और प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटॉन जो है ये प्रोटॉन बनाम ये हाइड्रोजन के नाभिक है, यानी प्रोटॉन हाइड्रोजन के नाभिक होता है, ये एस का कण है, एस का कण हीलियम का नाभिक होता है। अब देखो क्रिया से पूर्व जो आवेश है, क्रिया से पूर्व जो आवेश है 7, तो नाइट्रोजन के नाभिक पर आवेश 7e प्लस हीलियम के नाभिक का आवेश 2e, टोटल हो गया 9e आवेश हो गया। क्रिया के जो पश्चात आवेश है, क्रिया के पश्चात आवेश यहाँ देखो 8 ऑक्सीजन का नाभिक पे 8 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है प्लस ई, तो 8 कितना हो गया 8 ई के बराबर। ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का उपस्थित आवेश का मान अपन नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर। फिर ये प्रोटॉन है यानी कि हाइड्रोजन का नाभिक है, इस पे एक हो गया तो ये हो गया ई के बराबर, तो ये कितना हो गया 9e, यानी क्रिया से पहले भी कुल आवेश कितना है 9, क्रिया के बाद में भी कुल आवेश कितना है 9, यानी यहाँ पर भी आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। तो इन पांचों एग्जांपल में अपन देखा ऐसे और भी हैं, इन सभी एग्जांपल अपन देखा कि आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है और आवेश संरक्षण नियम का आता कोई अपवाद नहीं हुआ, यानी सभी क्रिया जितने भी होते हैं, जितने भी क्रिया होती है सभी क्रियाओं में आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। क्या आवेश को ना कम कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसका अपन अलग अलग एग्जांपल द्वारा इसको समझा है। अब आगे देखो आवेशों का लास्ट गुण, यह अपन आवेशों के 3 गुणों के बारे में आवेश संरक्षण का जो चौथा और लास्ट जो गुण है वो है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण यानी कि आवेश क्वांटीकृत होता है, इस चीज को अपन पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। तो देखो आवेश क्वांटीकरण क्या होता है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q जो है वो प्लस माइनस E के बराबर होता है। इसी को अपन आवेश का क्वांटिक्रम बोलते हैं कि किसी वस्तु पर या पदार्थ पर जो आवेश है E इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश उसका मान है, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। प्लस इलेक्ट्रॉन तो माने इलेक्ट्रॉन तो माइनस आ जाएगा, प्रोटॉन तो प्लस आ जाएगा, लेकिन दोनों की वैल्यू कितनी होती है। n जो है पूर्णांक संख्या है, n जो है वो पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 इस प्रकार की पूर्णांक संख्या और Q आवेश है। प्लस मतलब धनावेश और माइनस मतलब ऋण आवेश। तो किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का सदैव पूर्ण होता है, इसी को अपना आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब आवेश का क्वांटीकरण क्यों होता है उसको देख लेते हैं। जैसे एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, पूर्ण संख्या रूप में होता है, अंश रूप में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। इसी कारण आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी कि आवेश जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो वो एक पूर्ण संख्या में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। कभी भी आधे इलेक्ट्रॉन डेढ़ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थानांतरित नहीं होते। पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने के कारण ही आवेश क्वांटीकृत होता है, क्योंकि आवेश अब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण संख्या में होता है, इसलिए आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है, जिसको गणित रूप में अपन Q बराबर प्लस माइनस Ne के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस गुण को अपन आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अब देखो आवेश जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.610⁻⁻19 कूलम, इसको अपन यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश को अपन मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो आवेश है वो एक मूल आवेश है, इसको अपन आवेश का क्वांटम भी कहते हैं। ये आवेश का क्वांटा भी कहलाता है, आवेश का ये क्वांटा या क्वांटम कहलाता है, आवेश का एक क्वांटा या क्वांटम कहलाता है। लेकिन जो आवेश का एक न्यूनतम मान है, ये आवेश का इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम जो है वो आवेश का एक न्यूनतम मान है। इस आवेश के न्यूनतम मान को आवेश का क्वांटा या इसको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो आवेश उसको मूल आवेश भी कहते हैं। इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। अब दूसरी बात है, इस सूत्र के द्वारा अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि Q बराबर Ne जो है आवेश का क्वांटीकरण, यहाँ से आंतरिक प्रश्न भी अपन सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपका क्वेश्चन है। अब अपन पढ़ा कि Q बराबर Ne, Q बराबर इसलिए एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको देखो, आपको दे रखा है Q बराबर एक कूलम, या आपको दे रखा है ऐसा कुछ है, और we know that E बराबर अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E का मान अपन जानते हैं, Q का मान आपको दिया हुआ है, तो अपन देखो ये पढ़ा है, चूंकि Q बराबर होता है N ही, तो यहाँ से आपके पास आ गया N बराबर Q/E, क्योंकि N का मान कुछ है, Q का मान 1 है, तो N बराबर Q का मान 1 हो गया, इसका मान 1.610⁻19 कूलम हो गई। तो N बराबर 0.28, तो ये हो गए 10/16, और ये 10⁻19 ऊपर के तो प्लस के हो गए, एक 0 यहाँ ले लेंगे, हो गए 100, भाग देंगे तो n बराबर आपके पास आएगा 16×96, फिर 2 फिर 5 गुना 10⁻−10 या प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। ये गुणा भाग करने पर इतने n के जितने आएंगे हैं, तो इसकी मतलब एक कूलम आवेश में 6.25
5 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा अगर सूत्र आपको पता आवेश क्वांटिटी का क्यू बराबर है नहीं तो अपन इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। क्यू का मान दे रखा है, ई का मान आप जानते हो, सूत्र में मान रखेंगे और गुणा भाग करेंगे तो आपके पास सूत्र आ जाएगा। ये अपन ने चारों गुण पढ़ लिया आवेश के। पहला गुण था आवेश की योज्यता, दूसरा गुण था आवेश की निश्चलता, तीसरा गुण था आवेश रक्षण का, आवेश आवेश संरक्षित होता है, और चौथा था आवेश का क्वांटिकीकरण। तो ये 4 गुण आवेश के बारे में अपन ने पढ़ा है। बाकी चीजें अपन कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।